नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लिया है। शपथ लेने के पहले कई प्रकार की अटकलें थीं, विरोधियों ने भी आवाज उठाई और यह स्वाभाविक भी है कि अगर चुनाव परिणाम आने के 2 हफ्ते तक सरकार गठन नहीं हो तो विपक्ष तो प्रश्न उठाएगा। कई प्रकार से लोगों के अंदर आशंकाएं, अटकलें भी पैदा होंगी, लेकिन व्यवहारिक समस्याएं हमारे सामने थीं। एकनाथ शिंदे जी को जून 2022 में उनके विद्रोह के बाद उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। अगर उस व्यवस्था को बदलनी है जो कि आवश्यक था तो उसमें समय लगना ही था, लेकिन समय लगा और कल एकनाथ शिंदे जी ने भी उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ले लिया, जो एक दिन पहले तक वो इसके बारे में स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं थे। जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों पत्रकार वार्ता में बैठे हुए थे और पत्रकारों ने प्रश्न किया तो एकनाथ शिंदे ने उस पर कुछ भी स्पष्ट बोलने से इनकार किया। जब अजीत पवार ने कहा कि मैं तो कल शपथ ले रहा हूं, तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा, अरे दादा को तो सुबह और शाम भी शपथ लेने का अनुभव है। लेकिन अंततः उन्होंने शपथ लिया और इसके बाद जो उनके हाव भाव थे उसमें असंतोष जैसा कुछ नहीं झलक रहा था। वो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए। नरेंद्र मोदी ने कुछ पंक्तियां शायद उनको बोली जो बाहर से सुनाई नहीं दे रहा था। उनकी पीठ पर हाथ रखा, पीठ थपथपाया और फिर कृतज्ञता पूर्वक और विनम्रता पूर्वक झुके हुए वो वापस गए। तो जो कुछ अटकलें थी कि एकनाथ शिंदे विद्रोह कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे के कारण सरकार अस्थिर हो सकती है, उसकी तत्काल संभावना खत्म हो गई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एकनाथ शिंदे की कोई व्यवस्था होगी या देवेंद्र फडणवीस की कोई व्यवस्था होगी। लोग ये बता रहे हैं, आम जो विश्लेषण होता है राजनीति का, उसकी अपनी एक समस्या है कि भारत में 2014 से जो राजनीति में परिवर्तन आए हैं, जो आमूल परिवर्तन मनोभाव में आया है, जो साइकोलॉजी कहते हैं, लोगों का मनोविज्ञान सोच में आया है, उसको नहीं समझते हैं और जो परंपरागत टर्मिनोलॉजी रहती है, शब्दावली, उसमें विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, इसलिए समस्या आती है। तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई इस समय तो भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की आवश्यकता ही नहीं थी, उनको स्वयं ही 132 सीटें हैं। अजीत पवार की सीटें मिला दी जाएं तो अपने आप बहुमत हो जाता है और अजीत पवार कोई शर्त रख ही नहीं रहे थे, पूरी परिपक्वता के साथ, एक विश्वसनीय साझेदार के साथ बिल्कुल एक शांत भाव में रहे। तो इसलिए एकनाथ शिंदे की व्यवस्था हो गई। ये एक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती कि एकनाथ शिंदे को दबाव में ले आए तो दूसरे दिन सरकार गठित कर सकती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्तमान नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व हो, ये सब अब वैसे जोखिम उठाने वाली पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जिसमें भविष्य में किसी के अंदर कोई कसक रह जाए और प्रतिशोध के भाव से काम करें। क्योंकि प्रतिशोध के भाव से एकनाथ ठाकरे ने बिना कोई वचन दिए हुए भी जिस प्रकार से काम किया वो उनके लिए धक्का है। कई राज्यों में जिस ढंग से नेताओं कार्यकर्ताओं ने विद्रोह किया, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीटों में कमी हुई, वो भी उनके सामने है। इवन महाराष्ट्र के ही चुनाव सामने है कि अपने ही लोगों ने और पार्टी के विरुद्ध काम किया या फिर निराश होकर बैठ गए। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप परिणाम देखेंगे तो जो इनके विद्रोही हैं उन्होंने इनको ज्यादा क्षति पहुंचाई है बनिस्पत की झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और वाम मोर्चे, वामपंथियों का गठबंधन। तो ये एक परिपक्व नेतृत्व की तरह सब मिलजुल कर ऐसे काम करते हैं कि अब जो हमारा गठबंधन है वो केवल स्थिर नहीं रहे, वो अस्थायी रहे, उसमें भावनात्मक जुड़ाव भी हो, आइडियोलॉजी के आधार पर उनके बीच एकता हो। तो इसलिए एकनाथ शिंदे को पूरी तरह समझाना, उनको बुझाना, रास्ते पर लाना, वर्तमान राजनीति, भविष्य की राजनीति बताना और जो कुछ भी हमारा लक्ष्य है
एक शिवसेना और भाजपा का हिंदुत्व के नाते, हिंदुत्व विचारधारा के नाते, हिंदुओं के नाते, उसमें हमको कैसे मिलजुल कर काम करना है। देश के सामने किस प्रकार से इस समय कट्टरवाद का खतरा है, जो स्वयं महाराष्ट्र में जिस ढंग से कट्टर इस्लामवाद चुनाव के दौरान और देश में दिखा है, महाराष्ट्र के बाहर भी, वो सारी समस्याएं, तो उन सब पर मुझे लगता है, मेरे पास ये नहीं है कि मैं सब बातें जानता हूं, लेकिन ये सारी बातें इसमें हुई है। और अंततः शिवसेना के अंदर से भी आवाज उठी कि किसी और के उप मुख्यमंत्री का नाम चल रहा है, वो गलत है। हम सबने आग्रह किया है एकनाथ शिंदे जी से कि वो भी उप मुख्यमंत्री पद के रूप में उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करें, शपथ लें, हम मिलजुल कर सरकार चलाएं। और ये तो सच है कि देवेंद्र फडणवीस बहुमत की सरकार का 5 साल नेतृत्व करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें होते हुए भी 41 सीट लेकर आने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर स्वयं उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न था। यह सच है कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक गरिमामय आचरण किया है। हमेशा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को अपने नेता के रूप में स्वीकार किया है, उसके बारे में बात की है। और बीच में भी उनका बयान, जब वो घर चले गए थे तब भी उनका बयान यही था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारे नेता हैं, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। कोई बयान ऐसा उन्होंने नहीं दिया जिसको माना जाए कि वो बयान अभद्र है या वो बयान जो गठबंधन का धर्म है, गठबंधन की मर्यादा है, उसके विपरीत है। शिव सैनिकों के मन में जरूर भाव रहा होगा कि ये मुख्यमंत्री बने, सबके नहीं, कुछ शिव सैनिकों के मन में भाव रहा होगा। और उनको, उनके लोगों को भी समझाना आवश्यक था कि हम किस परिस्थिति में आए थे, उस परिस्थिति में हमारे पास क्या रास्ता था। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रति इतना विशाल हृदय दिखाया। जो भी अटकलें सरकार की स्थिरता को लेकर थी, या फिर एकनाथ शिंदे बाद में भी गच्चा दे सकते हैं, अब उस मानसिकता से हमें बाहर आना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति 2024 की जो लोकसभा चुनाव थे, एक संक्रमणकालीन राजनीति है। महाराष्ट्र की राजनीति में जनता ने स्थिरता, स्थायित्व का जनादेश दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वास्तविक शिवसेना बनने पर मुहर लगा दी है। दूसरी ओर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को शरद पवार के समानांतर मुख्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी होने की मुहर लगा दी है। जो बारामती से लेकर मराठवाड़ा के क्षेत्र में उनका परफॉर्मेंस, वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बताता है कि मराठों को लेकर के जो भाव पैदा किया गया था कि मराठा इनके विरुद्ध चले जाएंगे, मराठा को आरक्षण नहीं मिल रहा है, मराठा तो भाजपा और इस शिवसेना अजीत पवार के साथ जाएगी नहीं, वो भी ध्वस्त हो गया है। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी रही हैं महाराष्ट्र की, जो इन सबको बताती है कि अब आपकी राजनीति मिलके आगे बढ़ने की है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से सपोर्ट मिला है, फिर जनता अकेले भाजपा को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह के नेतृत्व में जनादेश देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस प्रकार से इस बार चुनाव के प्रबंधन का काम किया, बैठकें की, इतनी सक्रियता सामान्यतः चुनावों में संघ की होती नहीं है। जिस ढंग से सभी लोगों को बिठाया, काम पर लगाया, अब वो आपके लिए तो नहीं लगेंगे। उस कारण भारतीय जनता पार्टी और जो संगठन परिवार है उसके अंदर नए सिरे से एकता और मिलजुल कर काम करने का भाव पैदा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी ने समस्या पैदा की तो भारतीय जनता पार्टी को जनता आगे अकेले जनादेश देगी। उसके कारण भी, अब जैसे संघ का तो है यह कारण, उसके कारण ये भी कि देवेंद्र फडणवीस की जो छवि बनी पिछले 5 वर्ष में कि एक गैर मराठा मुख्यमंत्री, मराठा के साथ भी मिलकर काम किया, कहीं से भी कोई बड़ा असंतोष देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध नहीं हुआ। पार्टी में छोटे छोटे असंतोष हुए और पहली बार शायद अनुभव की भी कमी थी, थोड़ी परिपक्वता की भी कमी रही होगी, ये भी कारण हो सकता है। तो उन्होंने अपने आप को माउल्ड किया, एक परिणत किया है।
और उप मुख्यमंत्री वो बनना नहीं चाहते रहे होंगे, इसीलिए रुका गया। लेकिन जब अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बयान दे दिया कि मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को कहा है कि आप उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लीजिए, और वो ले रहे हैं, तो फिर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली और हमेशा एकनाथ शिंदे को आगे करके उनको वास्तविक मुख्यमंत्री बन करके काम किया और एक अनुशासन दिखाया है। इसका असर जनता पर पड़ा। लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमी और महायुति को धक्का लगा, तो उन्होंने कहा कि हमसे भूलें हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, और चूंकि मेरे जिम्मे महाराष्ट्र की पूरी चुनाव की जिम्मेवारी थी, मेरे पर दायित्व था, इसलिए मैं इसकी जिम्मेवारी लेते हुए और सारा दोष अपने ऊपर, इसको सारा दोष अपना स्वीकार करता हूं। हम मूल्यांकन करेंगे, सुधार करेंगे, लोगों से बात करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में लौटेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस की अब इस समय जो मेरी समझ है राजनीति की, इसका वैचारिक क्या है, हिंदुत्व क्या है, उससे आपसे मैं अगले भाग में बातचीत करूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्यों होगी, एकनाथ शिंदे विचारधारा के आधार पर क्यों इसमें बने रहेंगे। अभी मैं इतना कह सकता हूं कि तीनों प्रमुख नेताओं ने जितनी परिपक्वता, आपस का तालमेल, सामंजस्य, विश्वास दिखाया है, एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट किया है, कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई बयान तक नहीं दिया। आपस की चर्चा में भी कई बार कई पत्रकार एकनाथ शिंदे के खिलाफ बयानबाजी करते थे, बताते थे कि एकनाथ शिंदे इस तरह से कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री न बने, उसका भी उन्होंने, उस पर कभी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, एक प्रकार से शांत रह के उसका खंडन ही किया है। तो ये जो आपस का विश्वास होता है, और अजीत पवार को भी आए हुए समय हो गया, और इस बीच जो कुछ भी वैचारिक आधार पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं, वो अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी सबके सामने है। अगर उस वैचारिकता को स्वीकार कर अजीत पवार साथ हैं, जो कि दिखाई दे रहा है, तो इस गठबंधन के टूटने का कोई कारण ही नहीं है। कांग्रेस अब ऐसी पार्टी नहीं है कि कांग्रेस की ओर कोई जाने का की सोचे, और अजीत पवार को अब पूरी तरह अपनी पार्टी को कंट्रोल करना है भी, बल्कि संभावना यह है कि आने वाले समय में शरद पवार के साथ वो एक दो विधायक रह जाएं तो रह जाएं, सिर्फ सारे विधायक अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। ये लोकसभा में भी हो सकता है, जो उनके सांसद जीत के आए हैं, एक दो को छोड़ दें तो संभव है कि ज्यादातर सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में चले जाएं, अजीत पवार के साथ आ जाएं। यही शिवसेना के साथ भी हो सकता है। अब सबको लग गया है कि हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, शिंदे की शिवसेना के साथ रहने में है, तो उद्धव ठाकरे या तो स्वयं पार्टी को मर्ज करेंगे, जिसकी अभी संभावना नहीं है, संजय राउत जो बयान दे रहे हैं, तो उनकी पार्टी के भी ज्यादातर विधायक धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम इस ओर आ जाएं। चूंकि उसमें विधायकों के टूटने का खतरा होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है नहीं, 20 की संख्या, वो आराम से जो है उतनी संख्या में इधर आ सकते हैं। नहीं आएंगे तो त्याग पत्र दे के, उनको मालूम है त्याग पत्र दूंगा तो चुनाव तो उधर से ही जीतना है, क्योंकि उधर से तीनों पार्टियों का साथ मिलना है, तो ये भी उसकी संभावना बनी हुई है। और इस महाराष्ट्र के चुनाव से ऐसा भी लग रहा है कि शिवसेना के अगर सांसद भी आ गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद आ जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की संख्या ऐसे ही वहां बढ़ जाएगी, और महाराष्ट्र में विपक्ष में केवल कांग्रेस बच जाएगी। इस चुनाव परिणाम से शरद पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अंत हो गया है। ये सरकार जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो पार्टी खत्म हो जाएगी। ये अजीत पवार की पार्टी रहेगी, वैसे ही शिवसेना शिंदे की पार्टी रहेगी, और ये संभव है कि कांग्रेस में भी प्रदेश में टूट फूट हो। इसीलिए इस सरकार के 5 साल चलने और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में इस गठबंधन के लंबे समय तक टिके रहने की भी संभावना बनती है। कुछ छोटे मोटे विद्रोह जैसे होते रहे हैं बाला साहेब ठाकरे के काल में भी और शरद पवार के काल में, उस ढंग से किसी पार्टी में हो सकते हैं, भाजपा में भी हो सकते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा जिससे कि गठबंधन पर कोई असर पड़े। और यहाँ से महाराष्ट्र की राजनीति एक नए डायरेक्शन में इन तीनों नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस शीर्ष नेता होंगे और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार उनके सहयोगी होंगे, और आने वाले समय में फिर महाराष्ट्र में फिर दूसरी धारा का नेतृत्व पैदा होगा। इसलिए कोई गलतफहमी नहीं पाली जानी चाहिए। पूरी राजनीतिक परिस्थिति
यही परिदृश्य भविष्य का जता रही है, यही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहिए।